वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज की क्लास जो है उसमें हम लोग सेलुलोज टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो पॉलीसेकेराइड्स के अंदर आता है सेलुलोज। चलिए शुरू करते हैं हम लोग सेलुलोज। इसमें से जो बोर्ड में पैटर्न में क्वेश्चन आता है डेट इज़ काइंड ऑफ के स्ट्रक्चर टाइप से, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है और इसके स्ट्रक्चर से जो डिफिनीशन निकलता है वो फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। सेलुलोज चूँकि एक पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। क्या होते हैं? पॉलीसेकेराइड। चूँकि ये एक पॉलीसेकेराइड्स होते हैं तो पॉलीसेकेराइड्स वर्ड इटसेल्फ इंडिकेट कि इसके अंदर पॉलीसेकेराइड्स है तो इसके अंदर एटलीस्ट 10 यूनिट होगा। क्या होगा? 10 यूनिट और या उससे ज़्यादा होगा। पॉलीसेकेराइड्स में हमेशा ध्यान रखना है आपको कि इसके अंदर जो यूनिट होगा वो या तो 10 होगा या उससे ज़्यादा होगा। और जो इसकी प्रत्येक यूनिट होती है सेलुलोज की, ईच यूनिट मतलब इसकी जो प्रत्येक भाग होती है, प्रत्येक इकाई जो होती है सेलुलोज की वो होती है ग्लूकोज। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि जो कार्बोहाइड्रेट में सेलुलोज है, सेलुलोज की प्रत्येक यूनिट का नाम क्या होता है? तो वो क्या होता है? ग्लूकोज। बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस ध्यान रखना होगा आपको। कई बार आपसे ये भी पूछा जाता है ग्लूकोज इज ए पॉलीसेकेराइड, तो आपका आंसर क्या होगा? नहीं। ग्लूकोज एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है पॉलीसेकेराइड्स की। ग्लूकोज इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ व्हाट? पॉलीसेकेराइड। सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है, यस। इसके अंदर 10 से ज़्यादा यूनिट होते हैं या 10 होते हैं, अब डिपेंड्स करता है वो कितना बड़ा स्ट्रक्चर है, क्या है। बट सेलुलोज की जो जनरल स्ट्रक्चर है उसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होते हैं और उसकी प्रत्येक यूनिट, ईच यूनिट क्या होती है? ग्लूकोज होती है। नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ग्लूकोज की 2 स्ट्रक्चर होती है। ध्यान दें आप लोग, ग्लूकोज की 2 स्ट्रक्चर होती है। एक ओपन चेन होती है जिसको हम लोग खुली श्रृंखला बोलते हैं। एक क्या होती है? ओपन चेन, जिसको हम लोग खुली श्रृंखला हिंदी में बोलते हैं। और एक होती है क्लोज चेन, क्लोज चेन जिसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है क्लोज चेन यानी कि बंद वलय आकृति जिसको बोलते हो आप, वलय संरचना, क्लोज चेन। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है, जो यहाँ पे आपको आना चाहिए, क्योंकि उसी से प्रश्न बन जाता है। और जब तक आप उस चीज़ को नहीं समझते हो, यू विल नॉट अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज। आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना जरूरी है कि इसकी क्लोज स्ट्रक्चर होता क्या है। तो देखो, इसकी जो क्लोज स्ट्रक्चर है उसको हम लोग हावर्थ संरचना बोलते हैं। हावर्थ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हावर्थ संरचना। हावर्थ संरचना, हावर्थ स्ट्रक्चर। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी हावर्थ संरचना, तो फिर आपका सेलुलोज वाला कंपोनेंट बहुत ही इजी हो जाएगा, बहुत ही इजी हो जाएगा। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है देखो आप लोग। सबसे पहले, अगर ये तो शायद आई होप आप लोग को पता होगा, ग्लूकोज की जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है C6H12O6। अनुसूत्र इसकी क्या होती है? C6H12O6। तो आपको पता है कि इसकी जब बनाएंगे तो इसमें कार्बन की संख्या 6 होगी, हाइड्रोजन की संख्या 12 होगी और ऑक्सीजन की संख्या 6 होगी। तो जब इसकी स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं, हावर्थ स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो यह इस प्रकार से, पहले आप एक रिंग बनाओगे 6 मेंबर का, जिसके अंदर ध्यान क्या रखना है आपको? देखो, कार्बन की संख्या, जितना भी ये टर्मिनेटिंग होते हैं, ये पोजीशन जहाँ पे ये ख़त्म होते हैं, लाइनिंग बॉन्ड ख़त्म होते हैं, वहाँ पे होती है कार्बन। क्या होती है? कार्बन। और इसमें एक है ऑक्सीजन। तो आपसे ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि कार्बन की संख्या कितनी होती है इसके अंदर? तो 5। और ऑक्सीजन की संख्या कितनी होती है? 1। तो इस रिंग के अंदर जो हावर्थ संरचना होती है ग्लूकोज की, इन दैट स्ट्रक्चर हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट? तो होगी 5 एंड 1 ऑक्सीजन एटम इज प्रेजेंट। नेक्स्ट जो ध्यान देना है आपको, इस प्रकार की संरचना बनाने के लिए आपको जैसे मैं बताता हूँ ट्राई करें उस तरह से याद करने के, तो बहुत ही ईजी होगा। देखो, जब ऐसे बना लो आप
तो यहाँ पे इस कार्बन से शुरू करना, आप ऑक्सीजन के पड़ोसी से शुरू करना, यहाँ पे देना CH2OH। उसके बाद यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन खींचना है। इमेजिनरी लाइन कहे तो काल्पनिक लाइन, काल्पनिक रेखा खींचो ऐसे। और ये देखो इस काल्पनिक रेखा के ऊपर CH2OH है या नीचे है? तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि यह क्या है, ऊपर है, काल्पनिक लाइन के ऊपर है। तो जो नेक्स्ट OH लगाओगे आप इस कार्बन पे, इसके बाद वाले कार्बन पे, उसमें OH नीचे दोगे। ध्यान दो क्या बोला मैं, इस लाइन के ऊपर अगर CH2OH लिखा है आपने, तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे नेक्स्ट में, ये जो OH फंक्शनल ग्रुप अटैच करोगे उसमें इस तल के नीचे OH दोगे। फिर जो अगले में ड्रॉ करोगे इस कार्बन पे, तो इसमें ये नीचे है तो इसमें क्या हो जाएगा, ऊपर, फिर इसमें नीचे। और बाकी जो पोजीशन है दैट विल बी सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन। इसकी जो वैलेंसी है वो संयोजकता है उसको किससे पूरा करोगे आप, हाइड्रोजन से। इस कार्बन पे आने के बाद यहाँ पे आके आपको वेट करना है थोड़ा सा, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस कार्बन पे आने के बाद आपको वेट करना है। देखो थोड़ा सा नंबरिंग मैं आपको बता दूं, 1 नंबर ये हो गया, 2 3 4 5 और ये कार्बन 6। आप ऑक्सीजन के पास वाले से शुरू करोगे, 1 2 3 4 5 6। अच्छा कई लोगों को ये डाउट भी आ सकता है कि ये नंबरिंग जब रिंग में था तो बाहर कैसे गया, क्योंकि ये जो हम लोग स्ट्रक्चर मतलब बना रहे हैं उसके अंदर ये कहीं ना कहीं ये नंबरिंग हेल्प करेगी मुझे। कुछ टाइप्स ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ बॉन्ड यहाँ बनते हैं और उसको नंबरिंग करने में हमें मदद मिलेगी, इसलिए ये दे रहा हूँ। अदरवाइज जिनको IUPAC आता है उनको पता है रिंग के अंदर लिया तो सिर्फ रिंग का ही कार्बन आप काउंट करते, बट आप अगर वहाँ तक जाते तो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होती इसकी ग्लाइकोसिडिक स्पेशल काइंड ऑफ बॉन्ड इज फॉर्मिंग हेयर, उसको समझने में। तो यहाँ तक आने के बाद आप यहाँ पे वेट करना, थोड़ा इस कार्बन पे वेट करना है आपको। उसके बाद एक और स्ट्रक्चर इसकी बनाओ, सिमिलरली वे में आपको बनाना है। यहाँ पे उसी प्रकार से आपको सारा का सारा पोजीशन जो जिस प्रकार से है उसी प्रकार से लिख देना है। CH2OH आपने ऊपर लिया तो नेक्स्ट में जो आएगा वो OH नीचे आएगा, फिर इसमें नीचे लिया तो इसमें ऊपर आएगा, और यहाँ पे जो आएगा वो नीचे आएगा। फिर बाकी पोजीशन को आपको हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड कर देना है। इस पोजीशन पे आपको रुकना है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस पोजीशन पे रुकना, क्योंकि यहीं से आप एक गजब कॉन्सेप्ट डेवलप कर पाओगे। गजब कॉन्सेप्ट देखो, यहाँ पे आपने ये तल को डिसाइड किया, उसके बाद इस तल के अगर इसके ऊपर OH लगा हुआ है, ध्यान दें इसके ऊपर OH लगा है, तो यह बन जाता है बीटा फॉर्म। बीटा, यह कैसा रूप हो जाता है, बीटा। और अगर इस तल के नीचे OH लगा है तो यह जो संरचना होती है वह होती है अल्फा फॉर्म। यह क्या होती है, अल्फा फॉर्म। देखो पूरा स्ट्रक्चर में कहीं भी इसमें अंतर नहीं है, एवरीथिंग इज रिमेन सेम। जैसे इसमें ऐसे है, सिमिलरली इसमें ऐसे है, कुछ भी चेंज नहीं है, ओनली वन पोजीशन इज चेंजिंग। यही वाली ये पोजीशन में क्या हो रहा है, एक में OH ऊपर है और एक में OH क्या है, नीचे है। इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर है, बहुत ही शानदार लाइन बोल रहा हूँ, ध्यान देना। इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर होती है जिसमें ये सारा चक्रीय संरचना के अंदर और सिर्फ एक कार्बन पे, सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन पे अगर OH की पोजीशन है, यहाँ पे इस कार्बन पे एक बार में OH ऊपर है और एक बार में नीचे है, तो यह दोनों जो कहलाते हैं आपस में, यह दोनों जो कहलाते हैं आपस में, उसको बोलते हैं एनोमर। क्या बोलते हैं, एनोमर। मतलब ये अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा फॉर्म आर एनोमर ऑफ ईच अदर, एनोमर ऑफ ईच अदर। दोनों एक दूसरे के क्या हैं, दोनों आपस में एनोमर है।
आपस में दोनों क्या है, एनोमर है। ये प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है, बोर्ड वाले तो बहुत ही फेमस प्रश्न है बोर्ड वालों के लिए, व्हाट इज एनोमर। तो आपको एनोमर एक्सप्लेन करने से पहले सबसे पहले क्या करना होगा भाई, सबसे पहले आप हावर्ड संरचना ड्रॉ करो, ओपन क्लोज, क्लोज पे आओ, हावर्ड संरचना ग्लूकोज की ड्रॉ करो। हो सकता है कोई और मॉलिक्यूल्स हो जिसमें एक पोजीशन पे इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में चेंजिंग हो, देन उसको भी आप एनोमर बोलोगे। लेकिन मैं जो बोलता हूँ, आप देखो ध्यान से, आपको बोर्ड में पूछेगा तो आप पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करो अल्फा इन बीटा फॉर्म, और मैं आपको बता दिया हूँ कि ये बीटा फॉर्म उसको पहचानोगे जिसमें ये तल की क्या हो, ऊपर हो, OH क्या है, ऊपर है, तब इसको क्या बोला था स्टूडेंट, बीटा फॉर्म। क्या बोला, बीटा फॉर्म। देन अगर ये OH क्या है, नीचे है, तो इसको क्या बोलते हैं, अल्फा फॉर्म। चूंकि इसकी बाकी सब पोजीशन सेम है, एक ही पोजीशन पे चेंजिंग है, तो इस वजह से ये दोनों अल्फा और बीटा फॉर्म आर कॉल्ड एनोमर। क्या, एनोमर। तो ये आपको डिफिनीशन याद रखना होगा, एनोमर की डिफिनीशन। और आप कहाँ कंफ्यूज करोगे एनोमर, एक मिलता जुलता शब्द आएगा आपको बार बार, इपीमर, एनोमर और इपीमर, ध्यान दो, आप बार बार कंफ्यूज करोगे। एनोमर में आपको याद रखना है, एनोमर में साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर, और इपीमर में ओपन चेन होता है, ओपन चेन, खुली श्रृंखला होता है। मतलब उसको मैं तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, लेकिन आइडिया देता हूँ, इपीमर में क्या होता है, खुली श्रृंखला होता है, क्या होता है, खुली श्रृंखला, और एनोमर में क्या होता है, एक चेन, क्लोज चेन होता है, उसके अंदर हम लोग एनोमर को एक्सप्लेन करते हैं ना। आपको यहाँ तक में ये बात समझ में आ गई होगी कि जो प्रत्येक यूनिट है ग्लूकोज का वो इस प्रकार से होती है, अल्फा फॉर्म, बीटा फॉर्म। तो जो सेलुलोज है, चूँकि उसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल ही उसकी इकाई होती है, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में कहीं ना कहीं से बाइंडिंग करता होगा। सोचो, सेलुलोज इज ए पॉलीसेकेराइड और उसके अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल उसकी प्रत्येक इकाई है, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में कहीं ना कहीं से बाइंड करता होगा, ज्वाइन करता होगा, और उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता होगा। ज्वाइन करने के बाद एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता होगा, और वही स्ट्रक्चर क्या कहलाता होगा, सेलुलोज। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन दोनों ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को कैसे जोड़ेंगे, और जोड़ने वाली जो अभिक्रिया है उसको क्या बोलते हैं, और जोड़ने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या होगी। सो अब हम लोग वहाँ शुरू करते हैं। आप लोग क्या को तब तक नोट कर लो, अच्छे से नोट बना लो, और फिर हम लोग उसकी स्ट्रक्चर पे जाते हैं, सेलुलोज की स्ट्रक्चर पे। तो हम लोग अब शुरू करते हैं सेलुलोज की स्ट्रक्चर बनाने की। देखो आपको जो ध्यान रखना था वो मैं आपको हावर्ड संरचना सिखा दिया, क्लोज चेन स्ट्रक्चर कैसे ग्लूकोज की बनाते हो। उसके बाद ये जो पॉइंट है, देखो आप अगर सेलुलोज बनाओगे तो मैं जैसे बना रहा हूँ बिल्कुल आप उसी तरह बनाना, और बहुत ही आराम से बना लोगे, अदरवाइज़ आप कन्फ्यूज़ कर जाओगे और फिर गलतियाँ होगी। ध्यान दो, सबसे पहले क्या करना है आपको, जब भी आपको सेलुलोज के स्ट्रक्चर पूछें, तो आपको जब भी सेलुलोज के स्ट्रक्चर पूछे, ये जो ज्वाइनिंग पॉइंट होते हैं, इंड पॉइंट होते हैं, यहाँ पे होते हैं कार्बन, इनके बीच क्या होती है, कार्बन। तो इस प्रकार से जब भी आपसे पूछे तो आपको सबसे पहले इस प्रकार से मॉलिक्यूल चक्रीय संरचना आपको बना लेना है। इस प्रकार से आपको चक्रीय संरचना बना लेना है। कम से कम मैं बोलता हूँ, देखो जब भी एग्ज़ाम में बनाओ या कहीं बनाओ तो आप 3 यूनिट तो लो ही। 3 यूनिट लेने के बाद फिर आप रिमेनिंग पोर्शन बना लो जो आपको आता है, CH2OH वाला अरेंजमेंट जो आपको सिखाया मैं वो बना लो। देखो यहाँ से CH2OH, यहाँ पे OH क्या होगा, नीचे होगा, यहाँ पे OH क्या होगा, ऊपर होगा, यहाँ पे क्या होगा, OH नीचे होगा। सिमिलरली यहाँ पे CH2OH, इधर H, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, इसमें भी CH2OH, फिर यहाँ पे OH, इसमें OH ऊपर, इसमें OH नीचे। अब जो आपको दिक्कत कहाँ आएगी वो समझो, जब बाकी सब रिमेनिंग पोजीशन को मैं आपको बता दिया हूँ कि हाइड्रोजन से आप क्या करोगे, हाइड्रोजन से फुल कर दोगे, तो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड कर दो सबको जहाँ जहाँ इसकी रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान देना है, जब यहाँ पे आओगे तो इसमें ही ध्यान देने की चीज़ है, इसमें ही आपको ध्यान देने की चीज़ है। देखो यहाँ पे मैं नहीं बनाया हूँ, यह यूनिट जो है आगे बढ़ते जाएगी,
कहने मत n देने का मतलब ये होता है कि यह यूनिट ख़त्म नहीं हो रहा है, यह यूनिट क्या है, ख़त्म नहीं हो रहा है, यह आगे ये चीज़ें बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि हमारे पास अब 3 बना देंगे तो इसमें सब कुछ एक्सप्लेन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे आओगे ना, तो यहाँ पे आप बनाओगे बीटा फॉर्म। कौन सा फॉर्म बोलो? बीटा फॉर्म। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर आप अल्फ़ा बना दोगे तो गलती हो जाए। यहाँ पे बनाओगे बीटा फॉर्म। तो बीटा में सर आपने ये बताया कि OH जो होता है ऊपर होता है और हाइड्रोजन होता है नीचे। समझ रहे हो बात को? ध्यान से सुनो। यहाँ पे आने के बाद जो C1 जिसको मैं बोला था नंबरिंग देते वक्त, वहाँ पे क्या करना है आपको, बीटा फॉर्म बनाना है। ये OH का है ऊपर, फिर इस पे आते हैं, इस पे भी क्या बनाना है आपको, बीटा फॉर्म। ये हो गया OH और ये हो गया H। समझ में आ रहा है? इसमें भी क्या बनाना है आपको, बीटा फॉर्म। इसको बनाने के बाद आपको क्या सोचना है, ये देखो, ये दोनों OH, ये दोनों OH और OH से H2O मॉलिक्यूल्स निकलेगा। क्या निकलेगा? H2O मॉलिक्यूल्स। यहाँ से OH और इसका हाइड्रोजन, यहाँ से OH और इसका हाइड्रोजन, क्या निकला? H2O। और इस प्रकार की अभिक्रिया जिसमें H2O निकलता है उससे बोलते हैं निर्जलीकरण। क्या बोलते हैं? निर्जलीकरण। तो देखो यहाँ से क्या किया, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ये था, एक यूनिट ये था, एक यूनिट ये था, एक यूनिट ये था, इसको सबको मैंने कंबाइंड कर दिया। यहाँ से क्या निकलेगा, फिर से H2O, और दिस इज कॉल्ड निर्जलीकरण। निर्जलीकरण। तो यहाँ से क्या कर रहा हूँ मैं, प्रत्येक यूनिट, ग्लूकोज की प्रत्येक यूनिट को कंबाइंड कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। ये भाग, ये भाग, ये भाग, सबको क्या किया मैं, जोड़ दिया। सबको क्या किया, जोड़ दिया। तो अब इसको मैं समझाने के लिए थोड़ा सा आपको इस प्रकार से कोशिश करता हूँ समझाने का। देखो, अगर ये है, यहाँ से आपको वाटर निकालना, H2O निकालोगे तो कैसे निकालोगे, COH से निकल गया, यहाँ से H2O। तो जो बचा है वो क्या बचा है, देखो, यह दोनों जो आपस में कार्बन है, यह जो दोनों कार्बन है, ये इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जैसे ही H2O रिमूव करोगे तो यह दोनों जो कार्बन है, यह दोनों जो कार्बन है स्टूडेंट, यह दोनों जो कार्बन है, ये कार्बन और ये कार्बन आपस में जुड़ेंगे और उनके बीच में एक ऑक्सीजन होगा। उनके बीच में क्या होगा, एक ऑक्सीजन होगा। ध्यान दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनके बीच में आपस में क्या होगा, एक ऑक्सीजन होगा। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, बना ही देता हूँ। यहाँ से ये OH को हटाता हूँ, ये, और जो यहाँ पे बनेगा अब जो बनेगा वो इस प्रकार से बन जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ से देख लो, H2O को रिमूव करोगे तो COC से जुड़ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे मैं इसको हटा ही देता हूँ और ये जो बन जाएगा ये इससे जुड़ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो इस प्रकार का जो स्पेशल बॉन्डिंग है, स्पेशल बॉन्डिंग है दोनों के बीच में, दोनों ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बीच में, दोनों ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बीच में एक स्पेशल बॉन्डिंग, एक स्पेशल बॉन्डिंग। इस बॉन्डिंग को बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस बॉन्डिंग को ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपसे ये पूछेगा व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो आप क्या बोलोगे, दो कार्बोहाइड्रेट यूनिट को जिस बंधन के द्वारा जोड़ा जाता है, जिस बॉन्ड के द्वारा जोड़ा जाता है, उसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब मैं आपसे पूछता हूँ यह अल्फा फॉर्म था या बीटा फॉर्म था, तो आपका जवाब होगा, क्योंकि यह ऑक्सीजन OH जो था ऊपर था, OH क्या था, ऊपर था, तो ये था बीटा फॉर्म, तो इसीलिए इसको बोलते हैं बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं बोलो, बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कई जगह आपको ऐसे लिखा मिल जाएगा, बीटा लिंकेज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो सबका मीनिंग सेम ही है, लेकिन आपको क्या समझना है कि जो दो यूनिट को आपस में जोड़ रहा है, जो स्पेशल काइंड ऑफ बॉन्ड बन रहा है, बिल्कुल अलग तरीके के बॉन्ड बन रहा है, उसको क्या बोलते हैं,
ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और यह बॉन्ड बनने में जो रिएक्शन होती है दैट इज रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स दैट इज निर्जलीकरण। यहाँ से पानी का मॉलिक्यूल्स निकलता है, H2O निकलता है, निर्जलीकरण अभिक्रिया। और इस प्रकार का जो बॉन्डिंग है वो क्या है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग। ये इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर हो जाती है सेलुलोज की। और आपसे ये चीज़ें पूछा जाएगा कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में जो कंबाइंड होते हैं, जुड़ते हैं, वह किस टाइप के बॉन्डिंग से जुड़ते हैं, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग। दूसरा ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा सेलुलोज की यूनिट क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, तो उसका यूनिट जो होता है वो होता है ग्लूकोज। क्या होता है, ग्लूकोज। और जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव अगर पूछा जाए सेलुलोज से, तो ये पूछा जाता है कि ह्यूमन बॉडी, मतलब कि मानव शरीर जो है, ह्यूमन बॉडी कांट डाइजेस्ट सेलुलोज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, कई बार इसको डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा जाता है। द ह्यूमन बॉडी कांट डाइजेस्ट सेलुलोज, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। तो इसका आंसर होगा सेलुलेज एंजाइम इज अब्सेंट इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर क्या है, सेलुलेज एंजाइम अनुपस्थित है, उसके अंदर नहीं है। इसी वजह से ह्यूमन बॉडी जो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं करता है। लेकिन वही चीज़ें सेलुलोज को इजीली डाइजेस्ट कर लिया जाता है, कैन बी इजीली डाइजेस्ट बाय एनिमल्स। अब आपसे पूछेगा क्यों, जैसे होते हैं ना काव, ये इजीली डाइजेस्ट कर देते हैं क्योंकि इनके अंदर सेलुलेज एज वर्ड ध्यान देना है। एंजाइम को हम लोग एंजाइम को लिखने के लिए हम लोग एज वर्ड लास्ट में यूज करते हैं अनुलग्न के रूप में, जिसको सफिक्स बोलते हो। तो एनिमल्स के अंदर सेलुलेज प्रेजेंट होती है, एनिमल्स के अंदर सेलुलेज प्रेजेंट होती है, तो वो इजीली डाइजेस्ट कर देता है। फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव और बन सकता है, देखो जो प्लांट सेल होते हैं ना, प्लांट सेल, उसकी जो सेल वॉल होती है जिसको कोशिका भित्ति बोलते हो, वो भी मेनली जो बना होता है, मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। तो ये छोटी छोटी सी ऑब्जेक्टिव होती है, ध्यान देना। प्लांट की जो भित्ति होती है, कोशिका, पादप कोशिका भित्ति होती है, तो उसकी जो सेल वॉल होती है वो मेनली कंपोज्ड ऑफ उससे बना होता है, सेलुलोज से। तो ये ध्यान रखना है आपको। और मैं तो बोलता हूँ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो इस बार तो इम्पोर्टेंट है, 110% पूछता है। इस प्रकार से अपना ये लेक्चर कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ नया टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अच्छा लगता है तो, या जो भी लगता है यार, कमेंट करो। आप लोग ऐसे टाइम पास सिर्फ देख लेते हो, हमारे लिए भी तो कुछ होना चाहिए, मुझे पता चले ना आप लोग देख रहे हो। उसके बाद शेयर करो यार, तभी जाके मैं नेक्स्ट लेक्चर कुछ लाऊंगा। जो भी बोलोगे आप लोग वो पढ़ा दूंगा, लेकिन शेयर करो, एटलीस्ट इतना तो करो आप। थैंक यू सो मच।